हाथ से कैसे? कर भाई, जुगाड़ कर। थोड़ा सा इधर कर। हाँ बस बस बस, थोड़ा सा लेफ्ट, बस। कहां तक पढ़ लिया था भाई? थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी थी तो थर्मोकेमिस्ट्री तो स्टार्ट हो चुकी है ना भाई। तो टेम्परेचर के क्वेश्चन भी हो गए थे ना। तो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन में अपन ने अलग अलग फैक्टर्स देखे थे। तो फर्स्ट फैक्टर जो था वो अपना क्या था? कंडीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच और कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या था? डेल्टा ई। और फिर हमने फिजिकल स्टेट देखा था, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो भी डेल्टा एच चेंज हुआ था, एलोट्रॉप में भी चेंज हुआ था, टेम्परेचर में भी चेंज हुआ था। एक फैक्टर और था, एक फैक्टर और क्या था? क्वांटिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब अगर अमाउंट चेंज करते जाओगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लिखो उसके बाद आप लिखो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन लिख लिया? अब थोड़ा सिंसियरली अब समझ लेना एक एक चीज। अब हर लेक्चर जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है इस पूरे एनर्जेटिक्स की कि इसके पहले जब थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट आपने किया था तो बहुत सारे कंसेप्ट होते थे, फॉर्मूले होते थे अलग अलग। और अब केवल ये 4 या 5 लेक्चर का ये पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री। जितना इंपॉर्टेंट इसके पहले का पार्ट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला है। और इससे क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो अब ये जो मैंने आपको लिखवाया, क्या लिखवाया? टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब अलग अलग टाइप की रिएक्शन की हीट अपन देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको डेल्टा एच एफ से अपन पढ़ेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड होगा हीट ऑफ कंबशन। तीसरा होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड एनर्जी। ये अपने पास में कुछ अलग अलग टाइप की हीट्स हो गई। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी, और एक और अपन पढ़ेंगे इसमें एटोमाइजेशन, ठीक है ना। तो इतने इतने तरह के रिएक्शंस अपन देखने वाले, उन सब में कैलकुलेट करेंगे कि जब भी इस तरह के रिएक्शंस होंगे तो कैलकुलेशन या अमाउंट ऑफ एनर्जी कितने रिलीज है ऑब्जर्व हो। नाम से समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन रिएक्शंस होगी फर्स्ट वाले में, जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं। फॉर्मेशन मतलब ए प्लस बी क्या बनाया? सी। तो इस तरह की कोई भी आपके पास रिएक्शन होगी, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और कैलकुलेट करेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। समझ में आ गई बात? दूसरा होगा बेटा कंबशन। कंबशन से आपको एकदम क्लिक होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी। तो यहां पर अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, कंबशन रिएक्शन हो रही है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। जब भी अपन ऐसे एक करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको एक एक करके जब अपन पढ़ेंगे तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाले को आप समझ लोगे तो बाकी सबसे भी फर्स्ट को रिलेट करके क्वेश्चन बन सकते हैं, पर वो कैसे बनेंगे वो बात का पार्ट है। पहले अपना फोकस होना चाहिए फर्स्ट। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट वाले से अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप उसी के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखो या फर्स्ट हेडिंग आप लिखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन
लिखा, हीट ऑफ फॉर्मेशन स्लैश एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन स्लैश एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको डेल्टा एच एफ से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच एफ। लिख लिया हेडिंग? तो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले इसका, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed, evolved or absorbed when 1 mole of a compound, लिखा, ये 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड पे अंडरलाइन कर लो, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड is formed from its constituent elements, from its constituent elements which are in their stable and standard state, लिख लिया। अब इसमें भी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आपने लिखा है उस पर अंडरलाइन करो, लिख लिया। इसके बाद ये स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट पे अंडरलाइन करो, स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट, इस पे भी अंडरलाइन करो। अब इसका मतलब क्या है वो अपन समझते हैं। क्या है डेफिनेशन का मतलब? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, इसका मतलब इवॉल्व या एब्जॉर्ब कुछ भी हो सकता है, एक्सो एंडो कुछ भी हो सकता है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड बोल दिया, इसका मतलब जब रिएक्शन लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने कंपाउंड बनने चाहिए? एक। यानी गलती से भी, पहली चीज तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि बताओ हमने रिएक्शन को इस तरीके से लिखा है, उसकी हीट को क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन अपन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है ना। तो जैसे लिखने में तो आप ये भी लिख सकते थे कि CH4 + 2O2 क्या बनाएगा? ये CO2 + 2H2O। हीट तो किसी भी रिएक्शन की हो सकती थी। डेल्टा HF की अगर अपन बात करें तो बताओ कि ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या बोल रहा है? ऑफ अ कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड बनना चाहिए, और कितना बनना चाहिए? 1 मोल। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज तो ये कि अपन क्या करते हैं कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको मोल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मोल भी देखते तो इसके 2 मोल और इसके 1 मोल, पहली बात तो सिर्फ एक कंपाउंड बनना चाहिए था। चलो सर एक कंपाउंड बना लेते हैं। मैंने लिखा 2CaCO3, या मैंने लिख दिया सर लेट्स सपोज 2HCl, ये बनाया H2 + Cl2 से। तो क्या सर अब हम बोलेंगे क्या? अभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कितना बनना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया? CaO + CO2 करके लिख दिया, और ये क्या बना दिया? CaCO3। सर अब तो 1 मोल है? अभी भी नहीं है, क्योंकि देखो मैंने जिन जिन पॉइंट्स पर अंडरलाइन करवाया वो देखो। पहली चीज तो सिर्फ 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। किससे? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब अलग अलग होने चाहिए वो एलिमेंट्स। वो जिस भी एलिमेंट से मिलकर बनाया कंपाउंड, उन एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना चाहिए अपने को, जबकि यहां पर तो कंपाउंड्स हो गए। यानी कितना ही बड़ा सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, जो जो एलिमेंट उसके फॉर्मूले में आएंगे उन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके अलग अलग करके लिखो। तो चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्या ऐसे लिख दूं CaCO3, मतलब आपने तो इसका भी मना कर दिया। तो सर क्या ऐसे लिख दें CaCO3 को Ca + C + O3? नहीं बेटा, क्योंकि देख अब तीसरा पॉइंट देख, जो तीसरी बात है वो अंडरलाइन क्या किया हुआ है वो देख, स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। एलिमेंटल फॉर्म में तो लिख दो, मगर वो भी कैसे होने चाहिए? स्टेबल स्टेट में। तो बताओ क्या ऑक्सीजन O3 की तरह एग्जिस्ट करता है या O2? तो ये स्टेबल स्टेट नहीं है। तो स्टेबल स्टेट में अगर आपको करना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? O2 लिखना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा? ये 3/2 O2। समझ में आ गई बात?
तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? तो क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है? पहली बात तो जिस भी कंपाउंड की बात करेंगे वो कितना बनना चाहिए, 1 मोल। जिन एलिमेंट से मिलकर बना है अलग अलग कर दो और उनके स्टेबल स्टेट में आप उसको लिख दो। अब कोई भी एक कंपाउंड अपन डिस्कस करते हैं, उसका अपन रिएक्शन लिख के देखते हैं। आप बोलो रैंडमली कोई भी एक कंपाउंड, रिएक्शन मत बता, कंपाउंड बता। जो भी कंपाउंड बोलेगा उसके रिएक्शन मैं लिख के बताऊं। HNO3, HNO3 का देख लेते हैं। अब इसने बोला कि सर HNO3 का बताओ, तो बेटा जिसका भी बोला जाएगा सबसे पहले उसको प्रोडक्ट में लिखो। अब तू ही खड़े हो जा फटाफट से। अब बता कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो तीनों को अलग अलग कर, H अलग, N अलग, O अलग। अब बता ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये H2 की फॉर्म में, ये N2 की फॉर्म में और ये O2 की फॉर्म में। क्या बैलेंस है क्या? क्या करें, यहां लगा दो 2, यहां 2 लगा देंगे फिर तो 2 हो गया, जबकि कितना बनना चाहिए, 1 मोल। तो किसको चेंज करेंगे इसको? अब बता क्या लिखूं, हाफ H2 हाफ N2 3/2 O2। समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड जो भी हीट होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। बात क्लियर है? और कोई कंपाउंड? हाँ बेटा बोल। FeCl2 देख ले। FeCl2 की अगर अपन बात करें, लिखा FeCl2। पहली बात तो जो भी मेटल होता है बेटा वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो तू इसको अगर लिखेगा तो ये Fe अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। ले CH3COOH, ले बेटा CH3COOH, ये हमने लिखा CH3COOH। अब तू ही बता, खड़े हो जा फटाफट से, कितने कार्बन है? तो क्या C2 लिख दूं? कैसे एग्जिस्ट करता है, 2C ऐसे लिखते हैं ये। समझ में आ गई बात? कितने हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे, 2H2। कितने ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे, O2। क्लियर है बात? इसी तरीके से किसी का भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप किसी का भी मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मुझे दे दिए। अपन ये सारी चीजें उनके लिए लिख रहे हैं, ये सब वहां पर काम आएगा जब वो सब्सटेंस या ये सब्सटेंस किसी एक रिएक्शन में बीच बीच में कहीं आने वाला है। तो जैसे CO2 आ सकता है, H2O आ सकता है, CaCO3 आ सकता है, CH3COOH भी आ सकता है। मान लो अपन ने ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, तो बताओ ग्लूकोज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये लिखा मैंने C6H12O6। कैसे लिखेंगे, 6C प्लस 6H2 प्लस 3O2। समझ में आ गई बात? तो बेटा बस इसी रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? सर अभी आपने इसका मतलब बता दिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। इस रिएक्शन से रिलीज होने वाली जो एनर्जी होगी या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी होगी उसको अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। एक्चुअल में अपन कर क्या रहे हैं, अपन करना क्या चाहते हैं? अपन ये करना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी एक, जैसे मोल की बात करो, मोल वाला चैप्टर वापस से अपन देखते हैं। मैंने आपको मोल सिखाया था सबसे पहले। मैंने आपको बोला बेटा कि कार्बन के 10 मोल का मास बताओ, तो आपने क्या किया, एक रेफरेंस ले लिया कि कार्बन के 1 मोल का मास पता है सर मुझे। 1 मोल का मास जो है सर वो 12 ग्राम होता है। सर मैंने इसको रेफरेंस ले लिया, सर इसके 1 मोल का मास 12 ग्राम, तो 10 मोल का कितना, इंटू 10 करोगे। मैंने बोला बेटा 5 मोल का बताओ, इंटू 5 करोगे। मैंने बोला 11 मोल बताओ, इंटू 11 करोगे। पर आपने रेफरेंस किसको ले लिया, इसको। समझ में आ गई बात? तो मतलब एक मास अपन ने रेफरेंस ले लिया, उसके बाद वो जितने के लिए पूछ रहा है अपन सब उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि अब कोई भी एक रिएक्शन आपके पास में है, फॉर्मेशन रिएक्शन, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन सेट कर लो। अब अगर उससे ज्यादा के लिए पूछा जाएगा, मान लो कि 2 मोल के लिए पूछा जाता, 4 मोल के लिए पूछा जाता, हाफ मोल के लिए पूछा जाता, स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। समझ में आ गई बात? तो बस जितने के लिए वो पूछेगा उतने के लिए अपने पास आती जाएगी, क्योंकि डेल्टा HF तो क्वेश्चन में गिवन होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या कंडीशन है बेटा, सबसे बेसिक इसको लिखना आना चाहिए। क्या है कंडीशन, कितने मोल बनने चाहिए, किससे, अलग अलग एलिमेंट, कहां पर, उनके स्टैंडर्ड स्टेट में। क्लियर हो गई बात? अब बेटा स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मुझे बता, क्या अगर मैं कार्बन की जगह डायमंड लिख देता तो क्या स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या? अब किसी को फील आया सर स्टैंडर्ड स्टेट तो मुझे याद ही नहीं है, सर आपने तो कार्बन लिख दिया, डायमंड क्यों सही नहीं है? बेटा किस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि मान लो कि यहां पर कार्बन में सॉलिड की जगह लिक्विड लिख दिया होता तो क्या सही होता? नहीं होता, क्योंकि कार्बन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। समझ में आ गई बात? अगर मैं लिखता बेटा कि ये मैंने लिखा HBr और कहां से बनाया, हाफ H2 प्लस क्या बना दिया, हाफ Br2, मगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, गैस लिख दिया। तो बताओ क्या ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या गैस होती है क्या? क्या होती है? तो कभी भी आप लिखोगे तो सही रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब उसकी स्टैंडर्ड स्टेट आपने ली होगी, और किसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। समझ में आ गई बात? तो आप एक काम करो, आपने डेफिनेशन नहीं लिखा है अभी तक,
डेफिनेशन ही लिखा है ना अभी तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। स्टेबल, स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट्स, स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर, अब बोर्ड पे देखो, जैसे किसी भी रिएक्शन में अगर मेटल आया, फॉर एग्जांपल हमने लिखा Na प्लस हाफ Cl2, ये क्या बनाया NaCl, तो कोई भी अगर मेटल आया तो उसका स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या मानेंगे, सॉलिड। समझ में आ गई बात। तो कभी भी कोई मेटल होगा तो उसका फिजिकल स्टेट क्या मान लेना, सॉलिड। पर मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मेटल है, क्या होगा, मरकरी, यानी कि Hg, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। अब पीरियोडिक टेबल तो भाई बहुत अलग अलग एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, हर किसी का तो नहीं बता सकते, जो काम आएंगे उन सबका मैं लिख के बता देता हूं, ठीक है ना। तो और जैसे ऑक्सीजन कभी भी आया तो बेटा O2 की फॉर्म में लिखना है, जिसका फिजिकल स्टेट क्या मानेंगे। ऐसे नाइट्रोजन N2 में गैस, H2 गैस, Cl2 Br2 लिक्विड, किसमें, लिक्विड। समझ में आ गई बात। कार्बन, कार्बन का फिजिकल स्टेट सॉलिड तो होगा, ये तो सबको पता है, पर उसके भी एलोट्रॉप होते हैं, अलग अलग एलोट्रॉप होते हैं। तो सॉलिड तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर इसका स्टेबल एलोट्रॉप अगर आपसे डिस्कस किया जाए या पूछा जाए, क्या मानोगे, ग्रेफाइट। सल्फर, सल्फर भी ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो सॉलिड में ही होगा, पर इसके भी अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर, हो सकता है आपने नाम नहीं सुने हो, पर अभी के लिए ध्यान रखना, जरूरत पड़ी तो अपने को एलोट्रॉप भी पता होना चाहिए। और सल्फर का स्टेबल एलोट्रॉप जो होता है वो कौन सा होता है, रोम्बिक सल्फर। इसी तरीके से फास्फोरस, P4 फिजिकल स्टेट सॉलिड है इसका, ठीक है। और फास्फोरस भी अलग अलग होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। स्टेबल एलोट्रॉप जो होता है बेटा इसका ये होता है व्हाइट फास्फोरस। कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस। क्लियर है बात, नोट कर लो। बताऊंगा अभी धीरे धीरे। लिख लिए एग्जांपल्स। तो ये क्या हो गया, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर है ये क्या है, व्हाइट फास्फोरस। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन of elements, heat of formation of elements
in their standard state, in their standard state is taken as zero, is taken as zero. लिख लियो, ये एग्जांपल्स लिखो. ये लेफ्ट साइड के लिख लिए एग्जांपल्स. लिख लिए एग्जांपल्स. अब एक बार बोर्ड पे देख लो. अब बात करते हैं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसा बनेगा. कोई भी रैंडम से एक रिएक्शन हो सकती है. आपके पास ये रिएक्शन है जैसे, ठीक है. अब पहली चीज तो एक चीज अपने को समझ में आ गई कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है. हर कंपाउंड के लिए एक हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होगी. आपके पास ये रिएक्शन है, हो सकता है ऐसी और भी कितनी रिएक्शंस हो जिसमें 3 4 5 6 7 8 कितने कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है. ये रिएक्शन है तो मैं बोल सकता हूं कि CH4 के लिए एक हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, CO2 के लिए भी होगा, H2O के लिए भी होगा. अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये जो रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में ओवरऑल एंथैल्पी का चेंज क्या होगा.
और क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मतलब आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछेगा, और क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 CO2 एंड H2O इज दिस। ऑक्सीजन का तो देगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सब्सटेंस उसके स्टेबल या स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। तो ऑक्सीजन तो स्टेबल फॉर्म में, तो उसका क्या मानेंगे, जीरो। अब आपको तीनों का दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा यहां पर भी अपन कैसे करने वाले हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो लेट्स सपोज द रिएक्शन इज, इधर देख, लेट्स सपोज द रिएक्शन इज M1A प्लस M2B, क्या बना है, N1C प्लस N2D। सीधा सिंपल सा रिलेशन है, हर बार यही करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मतलब समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कैसे यूज करना है इसको, देख लो, प्रोडक्ट में क्या क्या है, C और D, तो मतलब समेशन के अंदर भी कैसे यूज करोगे, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो C का है वो तो 1 मोल के लिए था, पर यहां पर तो N1 मोल्स है ना, तो 1 मोल के लिए उतना, तो N1 मोल्स के लिए कितना, इंटू N भी तो करोगे। यहां पर इसके लिए निकालना होता, देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में जब इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो एक H2O के लिए था, तो 2 है तो इंटू क्या करोगे, 2 करोगे, तो वही चीज अपन कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब N1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C प्लस N2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये तरीका हर बार ये करने वाले, बाकी सारी हीट में भी अपन ऐसा ही कुछ करेंगे, तो ये और नोट कर लो आप, ठीक है ना। वैल्यूज गिवन होगी, बिना वैल्यू के कैसे करेगा, स्टार लगा लेना इस पर। हाँ भाई, एक मोल एक ही कंपाउंड, मेरे भाई मेरी बात सुन, हीट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की हीट होती है, उसी के सब पार्ट से अलग अलग, फॉर्मेशन कंबशन किसी भी तरह की हीट हो सकती है। तो कोई भी एक रैंडम से रिएक्शन है, उस रिएक्शन की हीट तुझे अगर निकालनी है तो कैसे निकालेगा, इन केस अगर तुझे फॉर्मेशन वैल्यूज गिवन है तो ऐसे निकालेगा, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, मेरे दोस्त लगते जिगर, इधर देख ले, किसका डाउट था, खड़े हो जा। जीवन में कितनी अनेकों अनेक प्रकार की रिएक्शनें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो किसी भी रैंडमली किसी भी तरह की रिएक्शन तुझे दे दी और उसके लिए पूछ लिया कि बताओ कि अगर इसकी जो एनर्जी रिलीज है ऑब्जर्व हो रही होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने हर कंपाउंड के लिए एक हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। अब अपन सोच रहे हैं, अपन दिमाग लगा रहे हैं कि यार इन हीट ऑफ फॉर्मेशंस को कैसे यूज करें, इन हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज करते हुए ये रिएक्शन जो इतनी बड़ी सी है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आंसर आ जाता है ये जादू करने से, ठीक है ना। तो बैठ जाओ, अब ये ऐसा करने से क्यों आ जाता है, ये बेटा जब चैप्टर का अंत चल रहा होगा तब तुझे समझ में आएगा। पर अभी तुझे क्या ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन में अगर उस रिएक्शन की हीट निकालनी है और उसके अंदर आने वाले सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मेशन वैल्यूज को ऐसे पुट करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा कब बताऊंगा, जब चैप्टर का अंत आने वाला होगा। हाँ, वो बड़ी सी जो भी रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी है।
अब इसका डाउट है सर, ये स्टेबल या स्टैंडर्ड स्टेट की जो एंथैल्पी है वो जीरो क्यों मानते हैं? तो नेचर में जो इनिशियली जैसे एग्जिस्ट करता है उसी को उसका स्टेबल फॉर्म माना जाता है। डाउट तेरे आना चाहिए था कि सर उसको जीरो क्यों मानते हैं। जीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि अपन कुछ मान के चलते कि नेचर में जहां से स्टार्टिंग हुई होगी कुछ एलिमेंट्स होंगे। पहली बात तो किसी की भी एंथैल्पी तो तब आएगी ना जब या तो बॉन्ड ब्रेक करेगा या बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोई भी चीज नेचर में जिस चीज से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट पर ना तो उसने कोई बॉन्ड ब्रेक किया ना कोई बॉन्ड फॉर्म किया, तब उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था? जीरो। उसके बाद में कोई ना कोई उसने कंपाउंड बनाए होंगे, कोई दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया होगा, अब उसने कुछ ना कुछ या तो एनर्जी ऑब्जर्व या रिलीज की होगी। तो दूसरे सब्सटेंसेस का अपन क्या मान लेते हैं? कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मान लेते हैं, पर कोई जो स्टेबल स्टेट में है उसको क्या मानते हैं? जीरो। ठीक है ना? तो अपन अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला होगा कि नहीं होगा? दोनों तरीके से नहीं होगा। एक तो एक मोल बनना चाहिए था, दूसरी बात अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला लग रहा था होगा, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या लिखा है, क्या आना चाहिए था? तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? अब एक चीज ऑब्जर्व करो, मैंने किसी किसी की फिजिकल स्टेट लिखी ही नहीं है, जिसे फोर्थ वाले में भी नहीं लिखी है। अगर किसी की फिजिकल स्टेट नहीं लिखी हो, अपने आप स्टेबल एलोट्रॉप मान लेना या स्टेबल फिजिकल स्टेट मान लेना। ठीक है ना? अब थोड़ी स्पीड फास्ट रखना, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन डेल्टा एच एफ फॉर NH3 if N2 plus 3H2, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है ये -360 किलो कैलोरी है।
ये डिस्कस करते हैं। किस किस का आंसर आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक बात याद रखो, जैसे याद करो, पहले मैं क्या बोलता था फर्स्ट चैप्टर में? बार बार एक डायलॉग बोलता था कि पहले लिखेंगे रिलेशन फिर करेंगे कैलकुलेशन, बोलता था ना। इस चैप्टर में यानी कि इस एनर्जेटिक्स वाले पार्ट में एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीज कैलकुलेट करने को बोला जाए सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। जो भी चीज कैलकुलेट करनी है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। हमें कैलकुलेट क्या करना था? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन सोचो कि अमोनिया के लिए क्या होगी। ये होगी बेटा अमोनिया प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड होगा हाफ N2 प्लस क्या लिखोगे आप? 3/2H2। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली हीट आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई है और ये वाली हीट क्वेश्चन में गिवन है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाए? किससे मल्टीप्लाई करें? क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा HF अगर आपको निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू डेल्टा H? आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि दो के लिए इतना तो एक के लिए कितना, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया बेटा? -360 इंटू हाफ, यानी कितना आ गया? -180। अब सेकंड वाला है कैलकुलेट डेल्टा H। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये सॉल्व करो। अगर हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया, डेल्टा HF दिया है जब डेल्टा H गिवन होता तो पहली चीज तो कुछ भी नहीं लिखते अपन, स्टेबल मान लेते अपने आप। C6H6 लिख लेता तो भी स्टेबल ही होता। इसके पहले भी कितने के फिजिकल स्टेट लिखे थे, उधर भी नहीं लिखा मैंने तो, और मैंने नहीं कितने क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। तो डायरेक्ट इन नंबर्स को यूज करके कर, सॉल्व कर ले। यूनिट लगानी है यूनिट भी लगा देते हैं, वरना डायरेक्ट ये ले मेरे भाई, ये किलो जूल पर मोल, दिस इज किलो जूल पर मोल, दिस इज किलो जूल पर मोल। अब सॉल्व करो आप, ये मिटा दो ऊपर वाला। ये जो अगला क्वेश्चन है इस पे तो स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पर ये तो सिंपल सा है, ये तो सॉल्व करो। सीधा सा रिलेशन लगाना है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या हो गया ये? प्रोडक्ट माइनस, अब कोई सोचा कि ऑक्सीजन का तो गिवन ही नहीं है, ऑक्सीजन का क्या मानोगे? 0। तो क्या लिखोगे? डेल्टा HF फॉर C6H6। सिर्फ इसको पुट करना है और सॉल्व करना है। किस किस का आंसर आ गया इसका? ये आना चाहिए बेटा -4800, यही आ रहा है, -4800 किलो जूल। ये इस टाइप के क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा, पर ये एक सैंपल अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं अपन, जैसे ये तो अपन सीधे सॉल्व कर रहे हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें?
याद करो जब अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे अपन ने, ये उधर नोट करना बंद कर दो, आंसर नोट कर लो, घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना जिसका आंसर नहीं आया। राइट साइड वाले क्वेश्चन को देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें 2 या 3 तरह के रिएक्शंस गिवन होती थी और टारगेट रिएक्शन आपको लाना होता था। बिल्कुल वैसा ही तो क्वेश्चन है, मतलब 3 या 4, 1 2 3 4 रिएक्शंस गिवन है और टारगेट रिएक्शन अपने को लाना है। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज तो मैंने अभी क्या बोला था कि जो भी कैलकुलेट करना है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। तो एक काम करते हैं, इसको लिख के देखते हैं। जब इसको लिखेंगे तो देखो H2SO4 यानी कि ये प्रोडक्ट साइड आएगा, रिएक्टेंट साइड क्या आएगा H2 प्लस। अब लिखने में तो अपन ने S8 और P4 लिखा था, मगर सल्फर और फास्फोरस में सीधे अपन S और P की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा S आएगा और क्या आएगा यहां पर 2O2 आएगा। रिएक्शन लिख लिया। अब जैसे अपन पहले करते थे बिल्कुल वैसे अपने को यहां करना है। पहले 3-4 रिएक्शन से टारगेट लाते थे, अभी भी 3-4 रिएक्शन से टारगेट ही लाना है। अब अपन दिमाग लगाते हैं, तो पहले तो प्रॉपर्टीज सोचते हैं अपन। बेटा पहले की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो इक्विलिब्रियम के टाइम की थी, अब यहां पर प्रॉपर्टीज कुछ अलग तरीके से होंगी। पहली चीज क्या है, प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा आपको वापस से बता देता हूं। अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो साइन भी रिवर्स हो जाता है। समझ में आ गई बात? मान लो कि आपने फर्स्ट रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो जो माइनस में आएगा डेल्टा एच वो प्लस में हो जाएगा अचानक से। दूसरी बात, अब तो बाकी सारी सिंपल है, रिएक्शंस को अगर ऐड करोगे तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाता है। रिएक्शंस ऐड करोगे तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा। पहले क्या होता था, के मल्टीप्लाई होता था, यहां पर डेल्टा एच की बात कर रहे हैं। जो पहले के था वहां पर उसकी जगह क्या आ गया, डेल्टा एच। पहले के मल्टीप्लाई होता था, अब डेल्टा एच ऐड होगा। किसी भी रिएक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वही नंबर रिएक्शन के साथ साथ डेल्टा एच से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो 3 चीजें हो गई, रिएक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एच भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रिएक्शन ऐड करोगे डेल्टा एच भी ऐड होगा, रिएक्शन रिवर्स करोगे डेल्टा एच भी रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब अपन सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये आपके पास में रिएक्शन है विच इज H2 प्लस S, ये बनाया H2 प्लस S प्लस 2O2 क्या बनाया, H2SO4। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अपन किस तरीके से सोचते थे, टारगेट इक्वेशन देखो। टारगेट इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए एक। तो कौन सी रिएक्शन में है, हमें रिएक्टेंट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड है, कोफिशिएंट 1 चाहिए, 1 है, मतलब फर्स्ट वाले का कुछ नहीं करना। जैसे ही फर्स्ट लिखोगे मतलब आप किसको अरेंज कर चुके हो, हाइड्रोजन को। समझ लेना ध्यान से, फिर कोई बोलेगा सर दोबारा बता दो। ये समझ में आ गया? अब अगला देखो सल्फर, मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड चाहिए था, रिएक्टेंट साइड है, कोफिशिएंट भी सेम है, मतलब सेकंड रिएक्शन का कुछ नहीं करना। पता है कई बच्चे टेंशन लेते हैं कि सर सेकंड को ऐड कर दिया तो SO2 भी तो आएगा, H2O भी तो आएगा। भाई जो आएगा वो आएगा, सब अरेंज हो जाते हैं अपने आप, ये सीधा जुगाड़ है। एक्चुअल में करना क्या होता है, सीधे से टारगेट रिएक्शन के पार्टिकल्स को देख के अरेंज कर लो, अपने आप सब अरेंज हो जाते हैं। तो आपने हाइड्रोजन अरेंज कर दिया, सल्फर अरेंज कर दिया, ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला था पहले कि कोई भी पार्टिकल एक से ज्यादा रिएक्शन में आ रहा है छोड़ दो उसको। अब ऑक्सीजन देखो फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया, फोर्थ में भी आया। अब अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2O2 किसको किससे मल्टीप्लाई करके लाएं। छोड़ दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। आगे बढ़ो, H2SO4 कौन सी रिएक्शन में, प्रोडक्ट साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड है, कोफिशिएंट 1 चाहिए, 1 है, तो मतलब थर्ड का कुछ नहीं करना, थर्ड एज इट इज रखेंगे। समझ में आ गई बात? अब अपने एक डाउट आया कि यार रिएक्शन तो 4 गिवन है, यूज में हमने 3 ली है, हो सकता है फोर्थ भी कहीं ना कहीं काम आ रही हो सकता है ना। तो एक बार फर्स्ट सेकंड और थर्ड को थोड़ा सा नोटिस करते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपन ऐड करेंगे तो क्या सच में टारगेट रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्चुअल में जब अपन ने नोटिस किया तो पहली चीज तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐड करने पर H2O से तो H2O कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट साइड है, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मगर इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने के चक्कर में अननेसेसरी एक आपके पास SO3 आएगा और एक आपके पास क्या आएगा, SO2 आएगा। ये नहीं चाहते थे अपन के टारगेट रिएक्शन में आए, जबकि टारगेट रिएक्शन अपने को ऐसा लगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड करो यही आ जाएगा, नहीं आ रहा, SO2 भी आ जाएगा, SO3 भी आ जाएगा। अब हमारे डाउट आया कि यार SO2 SO3 तो चाहिए नहीं था, कैसे आ गया, ये कैसे एलिमिनेट करें, फोर्थ में आ गया ना, आया कि नहीं आया। अब देखो कैसे, अगर आप SO2 को एलिमिनेट करना चाहते थे तो रिएक्टेंट साइड होना चाहिए था SO2, बिल्कुल फोर्थ ऐड कर दो, क्योंकि फोर्थ ऐड करोगे तो देख लो फोर्थ ऐड करने पर SO2 भी कैंसिल हो जाएगा और इवन SO3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब सीधे इसी में क्या करना था, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ,
सीधे इनके डेल्टा एच ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सॉल्व करके आंसर बता दो बस अब आप। किस किस का आंसर आ गया? आंसर आना चाहिए बेटा -814.4। इसका आंसर आना चाहिए -814.4। दिस शुड बी द आंसर। अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4। मैंने अभी ही बोला था कि जो कैलकुलेट करने को बोला जाता है उसकी सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होती है। तो क्या आप CH4 की कंबशन रिएक्शन लिख सकते हो क्या? तो CH4 की कंबशन रिएक्शन क्या होगी बेटा? ये होगी CH4 प्लस 2O2 क्या बनाएगा? CO2 प्लस 2H2O। क्लियर है क्या बात? इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है जब आपको क्या क्या गिवन है, फॉर्मेशन वैल्यूज गिवन है। अब ये ट्राई करो, सॉल्व करो। देखते हैं, अभी देखते हैं कितना आएगा। कितना आ रहा है? किस किस का आंसर आ गया? आंसर आना चाहिए -889 किलो जूल पर मोल। -889 किलो जूल। यही आ रहा है? जिसका आंसर नहीं आया आंसर नोट करो, घर पे प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। तो आंसर जो है बेटा इसका आना चाहिए
889। अब एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं आपको, ये होमवर्क के लिए है। डिटरमाइन डेल्टा ई फॉर रिएक्शन C2H4 प्लस H2 ये बनाया C2H6 at 400 Kelvin if delta HF for C2H4 is minus 400 kilocalorie per mole and for C2H6 it is minus 500 kilocalorie per mole। तो ये होमवर्क के लिए, ये सोचना कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो डेल्टा एच तो अब तक कैलकुलेट कर ही रहे थे आप, अब डेल्टा ई और पूछ लिया, तो डेल्टा एच से डेल्टा ई कैसे आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी हो जाएगा सॉल्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर डिस्कस करेंगे अपन। अब नेक्स्ट आप लिखो, ये फर्स्ट टाइप का हीट था, ये क्वेश्चन नोट करो। फिर सेकंड टाइप का हीट हम डिस्कस करते हैं। तो इस पूरे एनर्जेटिक्स में अपन यही करने वाले हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फिर ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन सारे सिंपल ही होंगे। नोट कर लिया क्वेश्चन? तो सेकेंड टाइप के हीट के लिए बेटा आप हेडिंग लिखो, हीट ऑफ कंबशन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच कंबशन। कुछ इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन। अब किसी ने पूछा सर क्या डेल्टा एच एफ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी? मैंने इसके पहले ही बता दिया था बेटा, इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। लिख लिया हेडिंग? लिखो बेटा इसका डेफिनेशन, द एनर्जी चेंज और हीट रिलीज्ड when 1 mole of a substance is completely burned in the presence of oxygen is called heat of combustion, लिख लिया आपने? मतलब जिसका कंबशन करवा रहे हो उसके 1 मोल का कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अपन चेक करते हैं कि किस रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे और किसको हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन भी पढ़ लिया तो फॉर्मेशन भी एक साथ डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसे सबसे पहले लिखा बेटा, जैसे C+O2 ये बनाया CO2, ठीक है। फिर मैंने लिखा लेट सपोज CH4 + 2O2 ये बनाया CO2 + 2H2O। फिर मैंने लिखा 2CH4 + 4O2 ये बनाया 2CO2 + 4H2O। फिर मैंने लिखा C + O2 ये बनाया CO2, मगर इस बार अपन ने जो एलोट्रोप लिया वो लिया डायमंड। फिर मैंने लिखा लेट सपोज C + ½ O2 ये बनाया CO। ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इन सब में अपन अब एक साथ कंपेयर करते हैं कि किसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे और किसको हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन
और हीट ऑफ कंबशन दोनों एक साथ। ये मैंने लिखा H2 प्लस हाफ O2, एक रिएक्शन और लिख दिया, ये क्या बना दिया बेटा, H2O बना दिया। सबसे पहले फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, सब यहां पर ध्यान दो। फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, पहली चीज तो नाम से सुनो मेरी बात ध्यान से, याद करना और सिंपल कर सकते हैं अपन, याद करना और सिंपल कर सकते हैं। जितने भी डेफिनेशन संबंध पढ़ेंगे उन सब में एक कॉमन नंबर आएगा 1, मतलब अमाउंट जो होगा वो 1 आएगा। अब 1 हो सकता है 1 मोल हो सकता है 1 इक्विवेलेंट हो, ठीक है। अब वो किसका, वो नाम से समझ में आ जाएगा। हमने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का 1 मोल होना चाहिए, समझ में आ गई बात। हमने बोला कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, कंबशन किसका होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मतलब जिसका कंबशन हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, समझ में आ गई बात। तो थोड़ा सा ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, याद करना और इजी कर सकते हैं। अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला बताओ कि हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, प्रोडक्ट 1 मोल बन भी रहा है, एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग स्टैंडर्ड स्टेट में, ये है भी सही, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। अगला वाला हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, अगला वाला, अगला वाला, अगला वाला होगा कि नहीं होगा, होगा, अगला वाला होगा, बिल्कुल होगा, समझ में आ गई बात। एक भी एग्जांपल में डाउट तो पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। अब अपन डिस्कस करते हैं हीट ऑफ कंबशन, जो हमारे लिए जस्ट अभी अभी नया था। जिसका कंबशन करवा रहे हो वो कंप्लीट कंबशन शो करना चाहिए और उसका 1 मोल होना चाहिए। ये कंप्लीट कंबशन हुआ कि नहीं हुआ। मैं कार्बन का कंबशन रिएक्शन बोलता तो C+O2 CO2 यही तो बोलते यार, तो ये हीट ऑफ कंबशन होगा। अगला वाला होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। कंबशन तो किसी का भी हो सकता है, जरूरी है क्या एलिमेंट, तो कोई भी हो सकता है। तो कंप्लीट कंबशन में बोलता है कि यार CH4 की कंबशन रिएक्शन लिखो, C2H6 की कंबशन रिएक्शन लिखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन लिखो, तो ऐसे ही तो लिखोगे। तो बस कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जो तुम लिखते हो ना हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन, वो कंप्लीट कंबशन रिएक्शन ही होती है। तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अगला वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कितने हो गए जबकि कितने होने चाहिए थे, क्लियर है क्या। अगला वाला होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ये तो सिंपल है, हीट ऑफ कंबशन को ज्यादा चीजों से मतलब नहीं है, स्टेबल ये और वो कोई मतलब नहीं है। ये तो एक सिंपल सी बात कहता है, भैया कंप्लीट कंबशन करवा दो, मर्जी पड़े जो लेके आ जाओ, समझ में आ गई बात। अगला वाला होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यही तो डिफरेंट आ गया। क्यों नहीं होगा यार, ऑक्सीजन कम पड़ गया वरना CO2 बना सकता था, समझ में आ गई बात। तो यहां पर ये जो है ये कंप्लीट कंबशन शो नहीं करेगा। या फिर पता करने का एक तरीका ये भी है कि जिसका कंबशन हो रहा है वो उसके यहाँ तो मिनिमम में या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए, इंटरमीडिएट में नहीं रहना चाहिए। तो कार्बन मिनिमम टू मिनिमम -4 में जा सकता था, यहाँ +4 में जा सकता था, मगर यहां पर देखो +2 में रह गया, समझ में आ गई बात। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन शो कर रहा है। अच्छा लास्ट वाला होगा ना यार, क्या बोला, यहाँ तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो हाइड्रोजन तो वैसे +1 में जा रहा है और ऑक्सीजन में देख लो वो भी -2 में ही जा रहा है, समझ में आ गई बात। तो ये है, अदरवाइज ये CO2 और H2 अपने पास 2 है, बाकी सब तो अपने से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, CH4 हो गया या हो सकता है C2H6, इन सब के कंबशन पूछेंगे, वो अपने को लिखना आता है, समझ में आ गई बात। तो ये अपने सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। तो क्या है हीट ऑफ कंबशन, 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। तो एक काम करो, मैंने क्या लिखवाया आपको, डेफिनेशन लिखवा दिया, इसमें एक पॉइंट लिखो, इट विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। लिख लिया, ये एग्जांपल्स नोट करो इसके बाद। अब किसी ने पूछा कि सर ये एक बार दोबारा बता दो, लास्ट वाला दोबारा बता देता हूं बेटा। नॉर्मल जो कंबशन रिएक्शन आप लिखते हो वो कंप्लीट कंबशन का एक एग्जांपल होता है। लास्ट वाले को फिर भी अगर अपन देखें तो या तो ये तरीका देख सकते हो, एलिमेंट अगर उसके मैक्सिमम में या मिनिमम में प्रेजेंट है तो कंप्लीट कंबशन शो कर रहा है। इसकी जगह मान लो कि अगर H2O2 होता
तो H2O2 कुछ इस तरीके से होता है, H2 प्लस O2 क्या बनाया, H2O2। यहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर देखो ऑक्सीजन -1 में, तो जो भी एलिमेंट है वो उसके मिनिमम और मैक्सिमम में होने चाहिए। हाइड्रोजन देखो यहां पर +1 में, मगर ऑक्सीजन किसमें, -1 में। समझ में आ गई बात। और अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं आता निकालना, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वाला रेडॉक्स ही है। अभी आपको इस चैप्टर में वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। रेडॉक्स के अंदर आप अच्छे से सीख जाओगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप ये याद कर लो कि जो नॉर्मल आप कंबशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखते हो, वो कंप्लीट कंबशन रिएक्शंस ही होती हैं। नोट कर लिए एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, पता है क्वेश्चन इसी चीज का फायदा भी उठाता है वो। इसके पहले देखो आप, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन थी, तो उसको कैसे यूज करना था सीखा था। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सारी की सारी फॉर्मेशन वैल्यू गिवन हो, मगर अचानक से एक कंबशन वैल्यू गिवन हो, और अपन कंफ्यूज हो जाते कि सारी ही फॉर्मेशन होती तब तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके सॉल्व कर लेते। अचानक से वो एक कंबशन दे देगा। हो सकता है कि यहां से भी अपन जब सीखें तो सारी की सारी कंबशन वैल्यूज चाहिए होनी थी, मगर उसमें अचानक से एक फॉर्मेशन दे दो। अब उस कंफ्यूजन को कैसे सिंप्लीफाई करें या उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बेटा वो कंफ्यूज करेगा, मगर अपने को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि हमने एक चीज ऑब्जर्व की है बेटा यहां पर, कि किसी भी जैसे कार्बन का क्या ऑब्जर्व की है, क्या मैं बोल सकता हूं कि CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन अगर मैं आपको लिखने को बोलता, किसका, CO2 का, तो यही तो लिखते। मैं कार्बन का कंबशन रिएक्शन लिखने को बोलता तो यही तो लिखते। तो मतलब कान इधर से खींचो कि उधर से खींचो, रिएक्शन बार बार सेम है तो एनर्जी भी तो सेम ही आएगी। तो भैया इसी रिएक्शन को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, आप चाहो तो आपका मन है तो ये बोल दो कि डेल्टा H कंबशन किसका, कार्बन का, या फिर आपका मन हो तो ये बोल दो कि डेल्टा H फॉर्मेशन किसका, H2O का। समझ में आ गई बात, किसका, CO2 का। तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर अपने को जरूरत किस चीज की हो, फॉर्मेशन ऑफ CO2 की, और गलती से वो क्या बोल दे कि कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस, तो भैया जो कार्बन का कंबशन है फॉर्मेशन ऑफ CO2 ही था। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से एक और पॉइंट है जो कंफ्यूज करता था, वो अपन पहले यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, आगे से कभी दिक्कत भी नहीं आएगी। लास्ट वाला और देख लो। मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोलता कि बेटा H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन लिख के बताओ, क्या यही लिखते क्या? अगर मैं आपको बोलता हाइड्रोजन का कंबशन लिख के बताओ, क्या यही लिखते क्या? तो बेटा इसी तरीके से ये कहानी यहां पर फिर से रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रही है कि डेल्टा H कंबशन किसका, हाइड्रोजन का, किसके बराबर आएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन किसका, H2O का। तो ये स्पेशल पॉइंट आ गया अपने पास में। तो ये एग्जांपल्स नोट करने के बाद ये नोट कर लेना, स्टार लगा लेना। और अगर आपको ये याद नहीं भी होता तो भी फिर वो जब चैप्टर का एंड आने वाला होगा तो जुगाड़ तो मैं वैसे ही बता दूंगा। याद, याद कौन बोलता है करने को, वो तो तुझे लिखना आना चाहिए। ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, याद नहीं कर रहे। बस ये दो चीजें ऑब्जर्व कर ले, बस खत्म है, फिनिश। लिख लिया गया भाई। अब जैसे याद करो तो एक बार अपन ने पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, हमने बफर कैपेसिटी भी पढ़ा था, इनसे नंबर्स मिलते थे अपने को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो नंबर मिलता था उससे आइडिया लगता था कि कौन सा सॉल्वेंट कितना पावरफुल है। बफर कैपेसिटी से जो नंबर मिलता था उससे आइडिया लगाते थे कि कौन सा बफर अच्छा है। इसी तरीके से यहां से भी एक नंबर अपन कैलकुलेट करेंगे, उस नंबर को जो नाम अपन देंगे उसको बोलते हैं अपन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से एक नंबर अपने को मिलेगा जो कि हाइड्रोकार्बन के लिए होगा, फ्यूल के लिए होगा, बिकॉज फ्यूल भी क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बेटा आपके पास ये फ्यूल है, ये फ्यूल है, ये फ्यूल है, ब्यूटेन है, ऑक्टेन है, कुछ भी बोलेंगे, और आपसे बोलेंगे कि बताओ इन सबके अंदर सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होगा। तो इस डेल्टा H कंबशन को यूज करने वाले अपन, ताकि अपन बता सकें कि कौन सा फ्यूल अच्छा होगा। समझ में आ गई बात। तो मतलब इसका एक्चुअल में एक एप्लीकेशन ही हो गया, ताकि बता सकें कि कौन सा फ्यूल अच्छा होगा और कौन सा फ्यूल खराब होगा। तो किसकी मदद से बता रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसी का पार्ट है, तो आप लिखना इसमें कैलोरीफिक वैल्यू।
कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताएगा? कैलोरीफिक वैल्यू कि कौन सा फ्यूल अच्छा है और कौन सा फ्यूल खराब है। तो पहले तो देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो लिखो बेटा इसके लिए, द एनर्जी रिलीज्ड the energy released during complete combustion of the energy released during complete combustion of 1 gram of a substance, 1 gram of a substance is called calorific value. लिख लिया? कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है कैलोरीफिक वैल्यू? किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। अगर मैं डेल्टा एच कंबशन की बात करता तो मुझे यह समझ में आ जाता कि डेल्टा एच कंबशन 1 मोल के कंबशन से मिलने वाली एनर्जी है। यही तो है, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन मतलब क्या है कि 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन। तो मतलब 1 मोल के लिए कितनी हीट मिली? डेल्टा एच कंबशन। और एग्जांपल के लिए मान लो कि अपन ने सब्सटेंस कार्बन लिया था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार्बन का डेल्टा एच कंबशन मतलब कार्बन के 12 ग्राम से मिलने वाली एनर्जी है? तो बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैं बोल सकता हूं कि 12 ग्राम नहीं 1 ग्राम की निकालो। तो डेल्टा एच यानी कि 1 मोल के लिए इतना, यानी कि 12 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना? क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय। तो यार ये क्या मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूं? फॉर्मूला क्या आ गया? कैलोरीफिक वैल्यू इट इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो आया। तो ये हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला आ गया कि कैलोरीफिक वैल्यू इट इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन अपॉन मोलर मास। अब अपन कंक्लूजन निकालते हैं कि सर ये तो आपने सिखाया कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, हर हाइड्रोकार्बन के लिए कैलोरीफिक वैल्यू आप बता दिए। अब हमें यह बताओ कि इसको यूज कैसे करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फ्यूल अच्छा और कौन सा फ्यूल खराब। तो बेटा अब एक चीज देखते हैं अपन, हम क्या चाहते हैं या हमारे हिसाब से अच्छा फ्यूल कौन सा होता? हमारे हिसाब से अच्छा फ्यूल वो होता जो कम से कम मास यूज करने पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता। ये तो होता, मतलब कम से कम मास यूज किया, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल गई। आप तो एकदम बेसिक एकदम देसी एग्जांपल ही ले लो। सर्दी के टाइम पर क्या है, गांव वगैरह के अंदर लकड़ी वगैरह जलाते हैं। गांव में क्या, शहरों के अंदर भी या किसी अच्छे अच्छे होटल के अंदर भी जैसे कई रिजॉर्ट्स वगैरह होते थे, बॉन फायर करते हैं, है ना? तो अपन क्या चाहते हैं? अपन ये चाहते हैं कि यार कम से कम लकड़ी ले और ज्यादा से ज्यादा हीट मिले। ये तो चाहेंगे ना? तो मतलब अमाउंट कम और एनर्जी ज्यादा। या चलो गाड़ियों की बात कर लो, पेट्रोल पंप वगैरह पर अगर अपन जाते हैं तो क्या होता है, उसमें पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। किसी के आगे स्पीड लिखा हुआ होता है, किसी के आगे पावर लिखा हुआ होता है। तो एक तो नॉर्मल पेट्रोल हो जाता है और एक नॉर्मल से अलग कुछ उस पर पावर या स्पीड लिखा हुआ तो उनकी रेट अलग होती है। तो एवरेज जो किसी भी गाड़ी का होता है बेटा, दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो कौन सा पेट्रोल, कितने अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल यूज कर रहे हो, और दूसरी चीज की वो गाड़ी का इंजन कितना अच्छा है। दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसके अंदर भी जब अपन पेट्रोल की बात कर रहे थे, जो पेट्रोल जितनी ज्यादा एनर्जी देगा उतना ही ज्यादा एवरेज मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या चाहते हैं भाई इस फॉर्मूले में? हम ये चाहते हैं कि सर कम से कम मास हो, मतलब नीचे वाला टर्म कम से कम हो और ऊपर वाला टर्म ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ये तो चाहते हैं ना? तो मुझे बताओ इससे ये जो कैलकुलेशन है ये ओवरऑल ज्यादा आएगा कि कम? नीचे वाला टर्म कम, ओवरऑल ऊपर वाला टर्म ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा। तो आ गया कंक्लूजन कि हायर द वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द। समझ में आ गई बात? तो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन तुमने लिख लिया, फॉर्मूला लिख लेना इसके बाद। तो फॉर्मूले भी तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, इस चक्कर में पूरा डराइव करके बता देता हूं ज्यादातर, ताकि याद करना भी इजी रहे। यूनिटरी मेथड से हो जाते हैं कितने ही तो।
लिख लिया भाई? तो लिखो इसी में एक पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ calorific value, better will be the fuel. लिख लिया? तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस अपन करेंगे और तीसरे टाइप की डेफिनेशन अपन स्टार्ट करेंगे, विच इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और अपन आयनिक का डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल, थर्मोडायनेमिक्स का कब करना है? थर्सडे या फ्राइडे को किसी एक दिन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ये रिवाइज करना है भाई सब।